चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का सिंपल पेपर क्लास 10 का, जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 825 माइनस 815। इसका वैल्यू हमें निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। जहां एपी दिया हुआ है, एपी यहाँ पे हमें गिवन है। क्या है एपी? 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ए फर्स्ट टर्म क्या है? 6। कॉमन डिफरेंस क्या है? अगला घटाओ पिछला करें तो आपको मिल जाएगा 3। हमें निकालना क्या है? A25 माइनस A15। 25th टर्म में माइनस करना है 15 टर्म। तो nth टर्म का जैसा कि हमें फार्मूला मालूम है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं nth टर्म होता है a nth टर्म बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह हम A25 माइनस A15 निकालना है हमें, तो क्या लिख पाएंगे? A25th टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1, n कितना है? 25 है यहाँ पे, माइनस 1 डी माइनस साइन A15 टर्म, 15 टर्म a प्लस n माइनस 1, n 15 है, माइनस 1 डी। ठीक है, इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो A25 माइनस 124 डी माइनस a माइनस 14 डी हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 में 14 गया तो 10 डी हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डी यहाँ पे कितना है? 3 है। 3 आप इसमें पुट करेंगे 30 आ जाएगा आंसर आपका। तो A25 माइनस A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 30, यही आंसर। आइए दोस्तों फर्स्ट नंबर का और वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और वाला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का, इफ द 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। गिवन है मेरे दोस्त 7 टाइम किसी AP का 7th टर्म का 7 टाइम, वो बराबर होगा, वो इक्वल होगा 5 टाइम 5th टर्म के, ये बराबर होगा। तो हमें 12th टर्म ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? 12वां टर्म। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि पहला टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP be a and its common difference be d। तो जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी में हम लोग अप्लाई कर देते हैं। 7 टाइम इसी में अप्लाई कर देते हैं। जैसा कि हमें मालूम है nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसा कि हमें पता है, किसी फार्मूला को यूज कीजिए। यहाँ पे a प्लस से A7 है तो 6d हो जाएगा। यहाँ पे A5 है तो a प्लस 4d हो जाएगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7a मिल जाएगा आपको, 7 6 या 42d मिल जाएगा, इज इक्वल टू 5a 5 4 या 20d। एक तरफ ले आइए सारा टर्म को, तो 7 में 5 गया तो 2a, 42 में 20 गया तो 22d बराबर, उधर 0 बच गया। 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए मेरे दोस्त, a प्लस 11d बच जाएगा। यहाँ पे 11d इज इक्वल टू 0, a प्लस 11d इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से इसे देखेंगे तो ये कुछ नहीं है बल्कि A12 है, 12 टर्म है।
और वही तो आपको निकालने के लिए बोला गया है। ए 12 टर्म इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आंसर। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx 5x minus 6 is equal to 0 has 2 इक्वल रूट। दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आएगा। तो m का वैल्यू निकालना है, जहां पे m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहां पे x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 इक्वल रूट है। सीधा सीधी m का वैल्यू तो 0 नजर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जब 2 इक्वल रूट दिया हुआ है तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप इससे गुना करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5mx स्क्वायर 6mx बराबर 0 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर के बगल वाला a होता है, जैसा कि हम जानते हैं x के बगल वाला b होता है और अकेला वाला c होता है। c कुछ नहीं मतलब 0 होगा, ठीक है। तो फॉर इक्वल रूट हमें मालूम है, फॉर इक्वल रूट d इज इक्वल टू 0 होता है, d इज इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो 0 लिख दिया गया। b स्क्वायर b के जगह में रख दीजिए जो इसका वैल्यू है माइनस 6m का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है 5m, c क्या है कुछ भी नहीं 0 है, ठीक है। तो 0 से कोई भी चीज गुना होकर 0 हो जाता है, तो 0 लिख दिए यहाँ पे। 6 का स्क्वायर है 36m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है तो 0। 36m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 0 आंसर। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल COR, मतलब जिसका सर्कल है जिसका नाम है C, जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस R है। बना लेते हैं हम लोग फिगर। सेंटर इसका O है और रेडियस क्या है R है। दो टेंजेंट है PA और PB, दो टेंजेंट है, ठीक है। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 2r, क्या दिया हुआ है 2r। तो बोला जा रहा है फाइंड एंगल APB, APB हमें निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एंगल APB, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें जैसा कि मालूम है कि टेंजेंट के साथ रेडियस हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जैसा हमें को मालूम है, एज वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जैसा कि हमें मालूम है ये बात, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बात हमें मालूम है। यहां से एक सर्कल है, उसका टेंजेंट है, रेडियस हमेशा 90 डिग्री में होता है, ये बात मालूम है हमें, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाता है, तो ये तो हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर, ये बोलिए या बेस बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा, ठीक है, थीटा। तो इस ट्रायंगल में आप जाएंगे तो आप देखिए हाइपोटेनियस के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन देता है। हाइपोटेनियस के साथ साइन थीटा रिलेशन देता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, जैसा कि हमें मालूम है। P यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, P इसे ले लेते हैं R और H क्या है 2R, R से R कैंसिल आउट, हाफ बच गया। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो साइन थीटा का हाफ वैल्यू कब आता है, जब साइन 30 होता है। तो
sin 30 होता है, ठीक है। तो थीटा की जगह में यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है कंपैरिजन करने में, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू जब 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग रफ में उसी फिगर को बना लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू जब हमारा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, जैसा कि हमें मालूम है, तो ये भी 30 होगा, ये 30 और ये भी 30, दोनों 30, तो ए पी बी क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 60 डिग्री, ठीक है। 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ए पी बी, ए पी बी। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का त्रिभुज होंगे ये ए पी बी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि दो ट्रायंगल जो एक बाहर का पॉइंट से खींचा जाता है, दो टेंजेंट, वो इक्वल होता है। तो ये इक्वल ये हो गया और ये आपका 60 डिग्री निकल गया है। तो ये जैसे ही ये दोनों साइड इक्वल हुआ ट्रायंगल का, तो ये कोण भी तो इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों कोण भी 60-60 हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। आइए, लेकिन हम लोग को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल है x, तो ये भी x हो जाएगा। इसका लॉजिक दे देना है हम लोगों को, टेंजेंट फ्रॉम एंड, चूंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल होते हैं उनके लंबाई, इसलिए AP बराबर BP, AP इज इक्वल टू BP। दिस इंप्लाइज दैट एंगल PAB बराबर हो जाएगा PBA के, और इसे मान लेते हैं x डिग्री, ठीक है से। अब जैसा कि आप ये एंगल आपको मालूम है, इससे रूबरू हो गए हैं, आपकी 60 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल APB ये 60 डिग्री है, वो x डिग्री आप ले लिए उसे, और ये भी x डिग्री है, इज इक्वल टू 180। तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और ये उधर जाकर माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 120। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी x है, ये भी x है, ये भी 60, ये भी 60, और ये तो 60 निकल ही चुका है हम लोग का, इसलिए एंगल APB इज इक्वल टू एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA इज इक्वल टू 60। तीनों एंगल 60 जब हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया, हिंस ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12320। कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन का कितना दिया हुआ है, 12320 सेंटीमीटर एरिया है, तो स्क्वायर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। राइट सर्कुलर कोन इस तरह से बनता है, जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों। कर्व सरफेस एरिया उसका दिया हुआ है, रेडियस अगर r, ये r है, रेडियस है, r इज इक्वल टू अगर 56 है, तो हाइट हमें निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है पाई आर एल। क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल, ठीक है। एल यहाँ स्लैंट हाइट ये होता है,
या ये जो भी आप बोलिए, दोनों है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए इसका। पाई आर एल इज इक्वल टू दिया हुआ है 12,320 दिया हुआ है, 12,320 12,320 दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे पाई का 22/7, आर कितना दिया हुआ है 56, रेडियस दिया हुआ है 56, स्लेंट हाइट नहीं दिया हुआ है जो कि निकल जाएगा इससे। एल इज इक्वल टू हो जाएगा 12,320 इज इक्वल टू, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 7 और ऊपर से नीचे चला आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी इस तरह से। जैसा कि ये कटेगा 7 8 या 56, ठीक है। ये 11 से जाएगा, 11 1 11, 11 1 11, 11 दूनी 22, 0, 11 दूनी 22। ये कट जाएगा 8 1 8 नीचे, 8 1 8, 8 और 3 11, 8 4 जा 32, ठीक है, 140 और ये 70 बार में, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, H। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे, राइट सर्कुलर कोन इसका नाम ही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे। L इज इक्वल टू 70 आ गया है, R इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 56, तो H क्या होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस जैसा कि लगाएंगे तो H इज इक्वल टू डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, H इज इक्वल टू √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसका वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे 70 का स्क्वायर माइनस R क्या है 56 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे स्क्वायर कर लें या फिर a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ लें। तो a प्लस बी a माइनस बी में आप तोड़ेंगे तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 120 126 हो जाएगा यहाँ पे। और a माइनस बी आप करेंगे तो 14 हो जाएगा यहाँ पे, 70 में 56 जाएगा तो 14 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इधर आइए हम लोग साफ से सॉल्व करते हैं। H इज इक्वल टू 126 इंटू 14, इसे तोड़िएगा तो आप मिल जाएगा 63 गुना 2, 7 गुना 2, 9 7 जा 63 होता है, 9 7 या 63, 2 इंटू 7 इंटू 2, ये 3 का जोड़ा है, 3 3 जा 9 होता है, ये 7 का जोड़ा लग गया यहाँ पे, 7 एक निकल गया, ये 2 का जोड़ा लग गया, 2 निकल गया, ठीक है। 7 21 21 दूना 42, तो H का वैल्यू कितना आ गया हमारा 42, यही आंसर है। आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिस्टर गार्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑफ 10 बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। मिस्टर गार्ग के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है मार्क्स जो कि उनका स्टूडेंट लोग पाए हैं, ठीक है। सी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45, और वो कैलकुलेट किए हैं जो कि उनका मॉडल मार्क्स जो है स्टूडेंट का वो 45 है। मॉडल कितना दिया हुआ है, मोड यहाँ पे दिया हुआ है 45 आपका, ठीक है। While printing the data, a blank was left. जब प्रिंट कर रहे थे वो डाटा, कर रही थी वो डाटा, तो एक ब्लैंक छूट गया था, ठीक है। यहाँ पे छूटा हुआ है एक ब्लैंक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द गिवन टेबल बिलो। तो इसमें जो टेबल में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिस हो गया है फ्रीक्वेंसी, वो हमें निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी x होगा, ठीक है। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, और मोड दिया हुआ है 45, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मोड का वैल्यू 45 है और ये लाई कर रहा इसके बीच में, इस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा, तो मॉडल क्लास यही हो जाएगा। और जैसे ही ये मॉडल क्लास हुआ मेरे दोस्त, तो ये F1 हो जाएगा, और F1 से पहले F0 होता है, आपको पता है, और F1 के बाद F2 होता है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। L लोअर लिमिट क्या है 40, लोअर लिमिट क्या है 40,
हाइट क्या है, क्लास का गैप क्या है, 20 का गैप लेके चल रहा है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 20। F1 क्या है, F1 x, F नॉट या F0 जो बोलिए आप इसको 10, और F2 क्या है 6। मोड का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोड इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे दोस्त L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर दिए सारा का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा। L क्या है, L 40 है। F1 क्या है यहाँ पे x है जो हम लोग मान रखे हैं। F0 क्या है, F नॉट 10 है, ठीक है। 2 इंटू एक्स, 2 इंटू F1, F0 10 और F2 क्या है 6, ठीक है। H क्या है 20 का गैप है 20, और मोड आपका दिया हुआ है 45 रख दिए यहाँ पे, पुट कर दीजिए। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, 40 इधर आएगा तो 45 से माइनस होगा 45 से, तो 5 बच जाएगा x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 हो जाएगा। इधर 20 बचा हुआ है, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2x माइनस 16 इनसे ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा 4x माइनस 40, ठीक है। एक तरफ ले आते हैं हम एक तरह का टर्म को, उधर ले जाइए तो x, 4x में 2x चला गया तो 2x, और इधर ये आ जाएगा तो 40 में 16 माइनस होगा, 40 में 16 माइनस होगा तो 24 बच जाएगा। x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2 12। दिस इंप्लाइज दैट इट इक्वल टू 12। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो था मेरे दोस्त वो कितना आ गया 12, ठीक है। आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इफ रितु वर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट सी रियली इज। अभी जो प्रेजेंट एज जो रितु का है उससे अगर 5 साल छोटी होती रितु तो क्या होता। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम हर प्रेजेंट एज। तो क्या होता वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट द, इसके लिए हम लोग मानते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी एक्स ईयर ओल्ड है रितु। बोला जा रहा है कि अगर 5 साल रितु प्रेजेंट एज से छोटी होती, अगर 5 साल रितु प्रेजेंट एज से छोटी होती तो उसका एज का स्क्वायर बोला जा रहा है। अब जैसे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, उसका एज का स्क्वायर बराबर होता किसके, तो उसका प्रेजेंट एज का 5 गुना का से 11 ज़्यादा, 11 मोर देन होता, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बात है कि अगर रितु 5 साल छोटी होती तो उसका इस एज का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसका इस एज का स्क्वायर का बराबर होता, वुड हैव बीन 11 मोर देन, 11 ज़्यादा होता किसके, 5 गुना उसका प्रेजेंट एज का, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू रितु का प्रेजेंट एज निकल जाएगा, जो कि वही निकालना है, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 11 प्लस 5x, एक तरफ सारा टर्म ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इधर आ जाएगा तो माइनस 15x, 5x इधर आ जाएगा तो 25 में 11 घट जाएगा तो 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसके बगल में 1 है, 14 को तो गुना कीजिए, 14 एका 14, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे 14 और 1 को तो माइनस 15 आ ही जाएगा, माइनस 14 माइनस एस प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पेयर बना लीजिए, दो का कॉमन ले लेंगे हम लोग, x माइनस 14, जैसा कि आप देख पा रहे हैं
x माइनस 14 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ऋतु का एज 14 होगा या तो ऋतु का एज x बराबर 1 होगा। 1 अगर उसका एक साल की ऋतु अगर होती तो 5 साल पहले का बात तो होता नहीं, तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ऋतु का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 14 ईयर ओल्ड। हिंस द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इज 14 ईयर। ठीक है, आइए सिक्स्थ का और वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन का और वाला क्वेश्चन सिक्स्थ नंबर का। ठीक है, तो दिया हुआ है, सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जैसा कि दिया हुआ है। इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, a यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a 9, b क्या दिया हुआ है? माइनस 6p, और c क्या है? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर सॉल्व करना है तो हमें d पहले निकालना होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या चीज़ है? माइनस 6p रख देंगे। 4ac, a क्या है? 9, और c क्या चीज़ है? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 6 या 36, 4 9 या 36, 36 अंदर जाएगा तो p स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ पे है, अंदर जाएगा तो माइनस को प्लस में चेंज कर देगा, 36 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर 36 पी स्क्वायर 36 पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू 36 क्यू स्क्वायर। अब एक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो माइनस बी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। माइनस बी क्या चीज़ है? माइनस 6p प्लस माइनस रूट अंडर 36 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का चीज़ है 9 है। माइनस 6 माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, प्लस माइनस 36 6 गया 36, 6 बाहर निकल के चला आएगा, क्यू स्क्वायर क्यू बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 9 जा 18। यहाँ पे x का वैल्यू x इज इक्वल टू 6 बाहर ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे दोनों से, p प्लस माइनस q डिवाइडेड बाय 18, 6 3 जा 18। तो x का वैल्यू एक हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 3, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा p माइनस क्यू बराबर डिवाइडेड बाय 3। आइए मेरे दोस्त हम लोग देख लेते हैं सेवन्थ नंबर क्वेश्चन। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि डाटा आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन में पढ़ दूं आप लोगों के लिए। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। दिया हुआ है डाटा जिसमें लॉन्ग जंप कंपटीशन हो रहा है, जिसमें 250 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट। हमें ज्ञात करना है, हमें निकालना है मीडियन डिस्टेंस जो कि जंप किए हैं स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, इंटरप्रेट द मीडियन। हमें क्या ज्ञात करना है? मीडियन हमें निकालना है इसमें। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हम, जैसा कि हमें पता है कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लेस देन 1 कितना वैल्यू होगा? 40 ही। लेस देन 2 कितना हो जाएगा? 40 और 80 दोनों इंक्लूड हो जाएगा, 8 4 12 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह इससे जोड़ना पड़ता है हम लोगों को 182, और ये इससे जुटेगा तो 8 इसमें जुटेगा तो 190 220। ठीक है, और ये 250, सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 250। आइए हम लोग देख भी लेते हैं। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है,
8 4 12 120, 120 और 60, 180, 182, 182 और 8, 190 और 30, 200, 220, 220 और 30, 250। ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों को पता चल गया n इज इक्वल टू कितना है 250, तो n डिवाइडेड बाय 2 हम लोग निकालते हैं मीडियन में, तो n डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 125। इससे जस्ट ज़्यादा हम लोग देखते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा वैल्यू है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पास 125 से जस्ट ज़्यादा 182 आपको नज़र आएगा। तो जैसे ही आपको नज़र आया 182, तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो जाएगा, यहाँ से डाटा हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाला क्युमुलेटिव प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, CF जिससे CF से डिनोट करते हैं उसे। तो यहाँ पास लोअर लिमिट क्या है मेरे प्यारे दोस्त, लोअर लिमिट 2 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी FI है, ये फ्रीक्वेंसी आ गया F इज इक्वल टू 62। ठीक है, CF क्या है, CF यहाँ पर 120 है, लोअर लिमिट हो गया। अब मीडियन का फार्मूला हम लोगों को पता है, जैसा कि L प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H होता है। ठीक है, तो L का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2, n बाय 2 कितना है 125, CF कितना है 120 डिवाइडेड बाय F कितना है 62 लिख दीजिए। H कितना है, H गैप को बोलते हैं 0 से 1, 0 से 1, 1 का गैप है। H कितना है यहाँ पे, 1 1 का गैप लेके चल रहा है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 125 में 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 62। ठीक है, आइए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 62 दूनी 124 होता है, 124 और 5 127 होता है, 127 डिवाइडेड बाय 62। इसको डिवाइड करना 62 को, 62 से 127 को 2 बार में 124 होगा। ठीक है, यहाँ पास 3 बच जाएगा, पॉइंट दिए, 0 बैठाएं, नहीं चल गया, ये छोटा हो गया, फिर एक 0 बैठाएं, यहाँ दे दिए 0, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 240 होगा, 4 2 जा 8, 248। ठीक है, तो इस ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2.04 आंसर हो जाएगा, मीडियन यही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 4 सेंटीमीटर का सर्कल हमें बनाना है। ठीक है, और पेयर ऑफ टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट का जोड़ी खींचना है बाहर से किसी एक पॉइंट से, जो कि एक दूसरे में इंक्लाइंड है कितना 60 डिग्री में। यही काम करना है हम लोगों को। ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है। ठीक है, तो सबसे टफ जॉब यहाँ पे ये है कि इसे किस तरह हम लोग इसे हम किस तरह कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ये 60 डिग्री यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से कहाँ से करेंगे, तो इसे कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं कि सेंटर में जो सबटेंड होता है एंगल और टेंजेंट जो इंक्लाइन करता है एक दूसरे से एंगल, इसके और इसके बीच में रिलेशन होता है 180 डिग्री का। ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये कितना बच गया 120 डिग्री। तो ये तो बनाना मुश्किल है, लेकिन ये तो बनाना मुश्किल नहीं है ना। तो आइए हम लोग बनाते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 8th नंबर क्वेश्चन है, 8th नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सर्कल खींचेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेंटीमीटर। एक रेडियस इसका खींच लीजिए, सेंटर ये है, एक रेडियस खींच लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर 120 डिग्री हमको बनाना है, सभी को आता है 120 डिग्री बनाने। कंपास का नीडल सेंटर में रख के गोल घुमाएंगे, एक बार कट लगाएंगे यहाँ रख के तो 60 डिग्री, फिर अगला बार यहाँ रख के कट लगाएंगे 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री हमें सेंटर पे मिल गया। अब हम जैसा कि जानते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस हमेशा टेंजेंट का 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, हमें पता है, तो 90 डिग्री खींचना यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट पर कंपास का नीडल रखिए, पूरा घुमाइए, एक बार कट, दो बार कट, इसमें रख के एक बार कट, इसमें रख के एक बार कट, ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री बन गया आपका। जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, ये आपका 90 डिग्री बन गया और यही आपका एक टेंजेंट आपका आ गया। ठीक है, सेम काम यहीं पे करेंगे। इस पॉइंट पर कंपास का नीडल रखिए, घुमाइए, 90 डिग्री मतलब यहाँ पे बनाना है, एक बार कट, दूसरा बार कट, यहाँ पे रख के एक बार कट, यहाँ पे रख के एक बार कट। आप लोग बेहतर से जानते होंगे 90 डिग्री कैसे बनता है। तो ये जैसे ही एक दूसरे के आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग, एक दूसरे को कट करेगा, तो यही रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा, ये और ये एक रफ व्यू है, आप लोग खुद कंपास का यूज करके बनाएंगे। तो PA और PB इसका PA और PB आप देखिएगा, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो सो, डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है, सामने डाटा सारा दिया हुआ है। shows the run score by the batsman in one day cricket match, find the mean number of run। हम लोगों को इसमें मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्त? मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग मीन फाइंड करने के लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मिड वैल्यू निकालना रहता है हमें, मिड वैल्यू जो कि XI से डिनोट होता है, ये दोनों इंटरवल का बीच का वैल्यू होता है। तो 20 आप जैसा कि जानते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से भागा करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा मिड वैल्यू। आप ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों का बीच में 40 गैप है, 20 उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 जोड़ दीजिए 40 में, तो 60, 100, 140, 180 मिड वैल्यू आपका निकल गया। ये फ्रीक्वेंसी है, FI है, नंबर ऑफ बैट्समैन। ठीक है, अगला कॉलम जो हम लोग बनाते हैं वो FI इंटू XI का होता है। तो चलिए FI इंटू XI का कॉलम बना लें हम लोग। 12 दूनी, ये दोनों को गुना करना है, इसमें FI इंटू XI, ये दोनों कॉलम को गुना करना है। ठीक है, 12 18 दिए 54, 4, 18 दूनी 36, 5 41। ठीक है, इसे हम ऐड करेंगे समेसन FI, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मीन का फार्मूला होता है समेसन FI इंटू XI डिवाइडेड बाय समेसन FI। समेसन FI यहाँ से आपको मिलेगा, सारा को जोड़ देंगे तो 20 में 12 जुटेगा तो 32, 32 और 35, 67, 67, 67, 67 और 30, 97, 97, ये 3 हो गया, 100, 120, ये कितना हो गया? समेसन FI कितना आ गया हमारा? समेसन FI 120 आ गया। समेसन FI इंटू XI, यहाँ पे इसको ऐड करना है हमें, ये होगा समेसन FI इंटू XI। ठीक है, आइए ऐड करते हैं। पहले 100 वाला को ऐड कर लेते हैं, 1200, 200, 1200, 1400 हो गया, 1400 और 3500, 3900, 4900, 4900 और 4200 कितना हो जाएगा? 80, 9100, 9100 और 9100 और 40, 9000 उसको मानिए और 40 कितना हो जाएगा? 130, 130, 13200, 13200 और 80, 40 और 40 80, 13280। ठीक है, इस फार्मूला में हम लोग रख लेंगे, मीन निकल जाएगा। FI इंटू XI का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पास 13280, 13280 डिवाइडेड बाय 120, ये 0 से 0 गया। ठीक है, 4 से कटेगा का? हाँ कट जाएगा। 4 4 जा 4 से जाएगा या नहीं, आखिरी 2 अंक बता देता है। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 3 जा 12। अब इसको फिर 3 एका 3, 3 एका 3। ठीक है, फिर ये नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे,
पॉइंट देंगे, उसमें जीरो बैठाएंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है, 110.66 आंसर। मीन कितना आ जाएगा? 110.66, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये टू वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। एक लेवल ग्राउंड बना लेते हैं हम लोग। दो वर्टिकल टावर है, ठीक है, अलग अलग हाइट का है। अभी हम लोग को हाइट नहीं पता है कितना है, क्या है, 20 मीटर एक दूसरे से दूरी कितना है? 20 मीटर एक दूसरे से दूरी है ये, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर, फर्स्ट पोल, ये फर्स्ट पोल इसका नाम दे देते हैं, इसका सेकंड पोल नाम दे दिया जाए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल, सेकंड पोल से टॉप देखा जाता है फर्स्ट पोल का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है मेरे दोस्त? तो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, पहला पोल का फुट से अगर सेकंड पोल को देखते हैं तो कितना बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री बनता है मेरे दोस्त, 30 डिग्री, ठीक है। कितना बनता है? 30 डिग्री, इस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू पोल, दोनों पोल का बीच का हाइट का डिफरेंस क्या है। अगर इसका हाइट हम x मान लें मेरे प्यारे दोस्त, फर्स्ट पोल का, और सेकंड पोल का y मान लें, तो हमें निकालना क्या है? डिफरेंस इन हाइट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पोल, ठीक है। तो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट सपोज दैट द हाइट ऑफ फर्स्ट and second pole be x and y respectively। हमने मान लिया कि पहला पोल का x है, x मीटर हाइट है, दूसरा पोल का y मीटर, देन तब हमें वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड डिफरेंस इन हाइट, दैट इज x माइनस वाई, यही तो निकालना है हमें। ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, यही हमें निकालना है, ये दूरी, ठीक है। आइए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन गया है, 2 बार tan थीटा लगाएंगे, खेला खत्म। तो इसका नाम दे देते हैं A B C और ये D है। इन ट्रायंगल बड़ा वाला में ए बी सी tan थीटा, tan कितना है मेरे दोस्त? 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी होता है, जैसा कि हमें मालूम है पी एक्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप गौर करें, पी एक्स है और बी कितना है? 20 है, ठीक है। tan 60 डिग्री √3 होता है, सबको मालूम है, एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 20 √3। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? वही p बाय बी, p इसका क्या है? y और b क्या है? 20। ये क्या होता है? 1 बाय tan 30 डिग्री 1 बाय √3 होता है, ठीक है। y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 20 बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है डिफरेंस इन हाइट ऑफ टू पोल, ठीक है। तो x माइनस वाई, यही तो डिफरेंस है। x कितना है? 20 √3, देख पा रहे हैं यहाँ पे। y कितना है? 20 बाय √3। एलसीएम लीजिएगा आप, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 60 हो जाएगा, ये 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय √3। 60 माइनस 20 कितना होता है? 30 डिवाइडेड बाय √3। इसे रेशनलाइज कीजिएगा,
60 माइनस 20 सॉरी 60 माइनस 20 40 होता है, 40/√3 यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। x माइनस वाई हम लोग निकाल रहे हैं, 40/√3 हुआ तो √3 नीचे चूंकि आ गया तो हमें रेशनलाइज करना होगा, 40√3 नीचे 3 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 × 3, यहाँ 1 बच गया, 3 × 3 9, पॉइंट दिए 0 बैठा है, 3 × 3 9, 3 × 3 9, इस तरह का वैल्यू हो जाएगा 13.33√3, यही आंसर है। आइए 10th नंबर क्वेश्चन का और वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन का और वाला क्वेश्चन, और वाला, ठीक है। दिया हुआ है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक लड़का एक हॉरिजेंटल ग्राउंड है, ठीक है, कितना लंबा है 1.7 मीटर लंबा है, ठीक है, खड़ा हुआ है 50 मीटर अवे, जो कि खड़ा हुआ है कितना 50 मीटर दूर है एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग है उससे कितना मीटर दूर है 50 मीटर दूरी में खड़ा हुआ है ये बच्चा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। इसका आंख से देखा जाता है इस टॉप बिल्डिंग के टॉप का, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, हॉरिजेंटल से हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जैसा कि हम लोगों को पता है कितना बनता है 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। क्या चीज निकालना है, हाइट। तो ये 1.7 है तो यहाँ तक ये भी तो 1.7 होगा, जाहिर सा बात है। यहाँ से यहाँ तक के हम मान लेते हैं कि x होगा, x मीटर, ये 1.7 मीटर, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCDE, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग x प्लस 1.7 मीटर, ठीक है, यही निकालना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा, तो एक बार tan थीटा लगाइए, खेला खत्म, ठीक है। ये 50 मीटर है तो ये भी तो 50 मीटर होगा, चलिए ठीक है। tan थीटा इन ट्रायंगल कहाँ पे लगा रहे हैं, ABC, tan कितना है 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P का क्या है उसमें x, B क्या है 50, P x है, B कितना है 50 है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि tan 60 डिग्री कितना होता है √3 x/50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x इज इक्वल टू 50√3 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक, x प्लस 1.7, ये कितना है x कितना है 50√3। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं चाहता हूं कि 1.732 आप लोग जानते हैं, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, आप लोग को मालूम है, ठीक है। तो 1.732 इस के लगभग तो ये भी है, तो इसे भी हम लोग नहीं ले सकते हैं √3, एकदम ले सकते हैं। 50√3 एक √3 कितना हो जाएगा 51√3 आंसर। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा तो √3 का वैल्यू 1.73 डालिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे ये भी आंसर सही है, ठीक है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल सेल है, खोखला है, गोल स्फेयर है इस तरह से, ठीक है, भरा हुआ है यहाँ पे मेटल उसका जो भी। 3 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस कितना है इसका 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस कितना है मेरे प्यारे दोस्त 5 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है।
क्या बोलता है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट फिर से बनाया जाता है एक सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, सॉलिड सिलेंड्रिकल, जिसका अंदर पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है, जिसका रेडियस कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 14 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, जैसा कि आप लोगों को पता है आधा होता है रेडियस डायमीटर का, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट निकालना है, सिलेंडर का क्या निकालना है हमें, हाइट, पहला चीज। दूसरा चीज कैलकुलेट करना है, क्या चीज, टोटल सरफेस एरिया भी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया भी हमें कैलकुलेट करना है, हाइट तो निकालना ही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको मेल्ट करके ये जो स्फेरिकल सेल है, इसको मेल्ट करके हमें सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर हमें बनाना है। तो इसका तो वॉल्यूम तो मेंटेन रहेगा, जो इसका वॉल्यूम वही इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम स्फेयर का होता है, हमें मालूम है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, पाई आर क्यू। चूंकि ये खोखला है, ये सेल है, तो बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब, ये पूरा सॉलिड फिगर का आपका निकल जाएगा वॉल्यूम। ये बराबर होगा, चूंकि ये बराबर होगा क्योंकि मेल्ट करके बनाया गया है, तो इसका ये सिलेंडर का भी वॉल्यूम का बराबर होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जैसा कि हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखिएगा यहाँ पास आर जो है सिलेंडर का रेडियस है, इसी तरह लिखा गया, वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, ठीक है, दोनों का। 4/3 पाई, बड़ा आर कितना है 5 का क्यूब, छोटा आर कितना है 3 का क्यूब, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू डालना सही नहीं है क्योंकि ये तो कट जा रहा है सीधा सीधी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि। अब इसको कैलकुलेट करके आप लिख पाएंगे, 4/3, 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 27, पूरा दुनिया को मालूम है। 7 का स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए h। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4/3, 125 में 27 घटेगा तो 98 होगा, 7 का स्क्वायर नीचे चला आएगा, ले आइए उसको नीचे, 7 × 7 लिख देते हैं, h निकल गया। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा कि 3 से नहीं 7 से जाएगा, 7 × 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि h = 4 दूना 8 डिवाइडेड बाय, ये 3 कटा नहीं है, 3 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3। h का वैल्यू जैसा कि हम लोगों से पूछा गया है, तो 3 दूना 6, 2 रह जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, तो 20, 3 6 18, 3 6 18, यही वैल्यू होगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा, इतना मीटर, 2.66 मीटर हाइट निकल जाएगा। एक चीज निकल गया, टोटल सरफेस एरिया इसका। आइए हम लोग निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, जैसा कि हम लोगों को मालूम है 2πRh होता है, 2πRh, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और टोटल सरफेस एरिया के लिए ऊपर वाला नीचे एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम को ऐड किया जाता है, तो πr² ऊपर और नीचे भी πr², 2πr², ठीक है। अगर आप कॉमन वमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो ऐसे ही भी सॉल्व किया जा सकता है। 2πr कॉमन ले लीजिए, h बच जाएगा और अंदर इसमें r बच जाएगा, ठीक है। 2 पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, r कितना है हमारा 7 है, रख लेंगे। h कितना आ रहा है, मैं ये वैल्यू नहीं रख के इसको रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, 8/3, r कितना है, r 7 है। आइए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 7 से 7 चला गया, 7 × 21, 21 और 8 29, 29 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 44 गुना 29 डिवाइडेड बाय 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9 4 जा 36, 3 रहा हाथ में, 2 चौके 8, 9 4 जा 36,
36 और 8 हो जाएगा 44, 44 और 3 47, 47 हाथ में रहा 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 1276 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे डिवाइड करते हैं 3 से, पॉइंट में आंसर आएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक आया 3 5 15.33, 425.33 सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यही हो जाएगा। आइए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसा कि आपका सामने नजर आ रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। बोला ये जा रहा है कि एक सर्कल है, बाहरी किसी एक छोर से दो टेंजेंट खींचा गया है इसमें, ये टेंजेंट जो एक दूसरे से इंक्लाइन कर रहा हो उसके बीच का एंगल, ये एंगल, और सेंटर में जो सबटेंड कर रहा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से, ये दोनों का सम, ये एंगल और ये एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री, सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दैट्स इट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल जैसा ही बनेगा तो इस सब सारा एंगल का जोड़ सम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, 90 और 90 माइनस हो जाएगा 360 में, तो 180 बच जाएगा आंसर। ठीक है, आइए बनाते हैं, लेकिन हम लोग P इसका नाम दे दीजिए, A इसका नाम B, हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, आइए इन क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड PA इसका नाम O दीजिए, OB, सम ऑफ, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, हम लोग जानते हैं, जैसा कि उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा बात है वो। तो x प्लस एंगल उसका नाम क्या दे देंगे PAO, इसका नाम क्या दे देंगे, इसको तो y दिया ही हुआ है, लिख दीजिए OBP, एंगल OBP इज इक्वल टू 360 डिग्री। सारा एंगल हो गया, चारों एंगल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल और ये भी 90 डिग्री होता है, सिर्फ लॉजिक दे देना है उसका, ये 90 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा 90 डिग्री, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लॉजिक देना है, यही कि हमेशा रेडियस टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, रेडियस, चूंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जैसा कि ये बात हम लोग जानते हैं। आइए 90 और 90 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 उधर जाके 360 में माइनस हो जाएगा तो 180 बच जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ्ड। आइए 12 नंबर का और वाला क्वेश्चन कर ले हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टू टेंजेंट फिगर दिया हुआ है, फिगर मैं बना देता हूं, फिर पहले बना ले हम लोग फिगर, एकदम बना ले। ठीक है, यहां से इसका नाम है TPQ। ठीक है, अब बोला जा रहा है टू टेंजेंट्स
TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ पे, ये दोनों टेंजेंट है TP और TQ। प्रूव हमें करना है, क्या प्रूव करना है मेरे प्यारे दोस्त? हमें प्रूव करना है PTQ ये दोगुना होगा किसका? OPQ के। यही तो प्रूव करना है ना। आइए प्रूव करते हैं। अरे कुछ भी नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। टू प्रूव हम लोग टारगेट इस ट्रायंगल को करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल TPQ सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एंगल 180 होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ, ठीक है, प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180। ये तो आपको पता, जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल जो है ये वाला और ये वाला साइड इस ट्रायंगल का बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। हम लोग जानते हैं ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम से मैं एक बात कहता हूं कि ये और ये बराबर है जब, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होगा। एंगल्स विल बी इक्वल, यहां पे लॉजिक क्या देना होगा? एंगल्स विल बी इक्वल व्हेन इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम लोग जानते हैं एक बात, चूंकि यहां पे लिखना होगा, चूंकि TP बराबर TQ, क्योंकि द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, विच इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इस वजह से इसको लिख दिए, दिस इंप्लाइज डैट, ये जब इक्वल हो गया तो एंगल ये वाला TPQ बराबर हो जाएगा TQP के, TQP के। अब जैसे ही ये बराबर हो गया तो इसे x मान लेते हैं, x से x, इसे और इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, मान लिया हम लोग। तो इस इक्वेशन में मैं ये बात को पुट करता हूं, PTQ, इसे लिखते हैं एंगल PTQ, ये दोनों इक्वल है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दोनों x के बराबर है, तो x प्लस x हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू 180 है, तो 180 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अगर x आप ना भी माने तो चलेगा, x ना ही मानिए आप इसे, बस ये दोनों इक्वल है। किसके किसके बीच में निकालना, रिलेशन आपको निकालना है PTQ के बीच में और OPQ के बीच में। नहीं x मान ही लेते हैं इसे, x प्लस x, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, PTQ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180, एंगल PTQ प्लस x के बीच में रिलेशन निकालना है ना, नहीं ना है, इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ x है, ये मान लीजिए x कब, ये टोटल 90 डिग्री है, ये 90 में जब ये छोटा वाला एंगल आप माइनस करेंगे तो x निकलेगा। x क्या है भाई? x कुछ भी नहीं है बल्कि OPQ 90 में माइनस किया गया है, OPQ के 90 में माइनस किया गया है एंगल OPQ के। समझ में आ रहा है? ठीक है, OPQ ये एंगल माइनस किया गया है टोटल में, टोटल 90 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री। आइए इधर साफ से सॉल्व करते हैं हम लोग। एंगल PTQ प्लस
2 9 जा 18, 180 माइनस 2 एंगल ओ पी क्यू, देख पा रहे हैं 180 डिग्री, इधर और इधर कैंसिल आउट, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो एंगल ओ पी क्यू, जो कि हमें प्रूफ करना था, आ गया। नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग फोकस करते हैं, क्या दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ, पढ़ दूं मैं, केस स्टडी क्वेश्चन है ये। ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ नेविगेशन, ठीक है, वेदर इट इज बाय लैंड, सी और एयर। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आधार है नेविगेशन का। नेविगेशन मतलब होता है रास्ता दिखलाना, खोजना, मार्ग दर्शाना, यही सब काम होता है इसमें। जीपीएस सिस्टम इसमें यूज होता है नेविगेशन में। जीपीएस रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प टू लोकेट आवर पोजीशन ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ रहता है, वो लोकेट करता है हमारा पोजीशन को, हम लोग कहाँ पे हैं वो लोकेट कर देता है, ठीक है, सैटेलाइट में लगा हुआ रहता है वो, ठीक है। ए गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, एक 240 मीटर टॉप टावर है, गार्ड स्टेशन है इसके ऊपर में, ठीक है, 240 मीटर टॉप टावर है। डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड इट। एक अनआइडेंटिफाइड बोट, एक अज्ञात बोट, नाव को ये लोग देखा यहां से, टॉप से, टावर का टॉप से, ठीक है, कमिंग, जो कि इधर जा रहा है, टावर के तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एक क्लिनोमीटर और इनक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल और स्लोप। एक क्लिनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंगल को मापता है कि ये कितना कहाँ पास है एंगल से, या फिर स्लोप को मापता है, ठीक है। द गार्ड यूज्ड द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the boat coming toward the lighthouse and found it to be 30 डिग्री। और गार्ड यहाँ पास जो है वो क्लिनोमीटर को, मेजरमेंट को यूज करके ये जो आ रहा है बोट उसको मापता है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मापता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये कैसे बनता है, हॉरिजेंटल लाइन के साथ, और ये पाता है वो गार्ड की 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग को देखना है क्या, पहला नंबर में क्या बोला जा रहा है, मेक अ लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। इसके लेवल डायग्राम बनाना है, यही डायग्राम बन गया। ये बोट का ये टावर जो है उससे दूरी ज्ञात निकालना है हमें, तो इसे x मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस, लेट द, पहला नंबर क्वेश्चन, लेट द मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ बोट, बोट की दूरी कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर बी एक्स मान लिए। तो हम लोग को यही तो दूरी निकालना है। tan थीटा लगाएंगे यहाँ पे मेरे दोस्त, जैसा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा, तो tan थीटा आप लगाइए इसमें, tan 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई बी, ये कितना है 240 p, और b कितना है x है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, पूरा दुनिया जानता है, आप भी जानिए, 240 डिवाइडेड बाय x हमें निकालना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, x इज इक्वल टू हो जाएगा 240√3, यही आंसर हो जाएगा। कितने दूरी में है, तो 240√3 मीटर का दूरी में ये बोट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में ये बोलता है आफ्टर 10 मिनट के बाद द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर। 10 मिनट के बाद गार्ड देखता है कि ये बोट अप्रोच कर रहा है टावर के तरफ, ठीक है, 10 मिनट के बाद। एंड डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस बाय 240, इतना
और उसका दूरी कितना घट जाता है 10 मिनट के बाद। ये फिगर फिर से मैं बना लूँ यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। ये बोट है यहाँ पे, 10 मिनट के बाद देखा गया, 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट कि इसका डिस्टेंस घट गया है, टावर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसका डिस्टेंस घट गया तो इतना चल दिया है, वही डिस्टेंस तो ये चल दिया है 240√3 - 1, इतना डिस्टेंस ये कवर कर लिया, ये देखा गया 10 मिनट के बाद। ठीक है, यहाँ पे आ गया बोट, मान लीजिए आप। अब बोट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, नया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, अब ये पूछा जा रहा है। ये मान लेते हैं थीटा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी थीटा होगा, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, टोटल लेंथ कितना था जब 10 मिनट पहले, इसका लेंथ कितना था 240√3, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ था 240√3। तो ये लेंथ हमको चाहिए, क्योंकि मैं अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को टारगेट करूँगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को टारगेट करने में मुझे बेस ये चाहिए होगा। ठीक है, तो टोटल में इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। तो सी बी हमें निकालना है, क्योंकि बेस हमें निकालना है। सी बी इज इक्वल टू टोटल कितना है 240√3 माइनस होगा ये वाला में 240√3, इसको अंदर जाएगा, ये माइनस साइन अगर अंदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 240। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेस इसका क्या हो जाएगा 240। अब अप्लाई करते हैं tan थीटा, और ये तो 240 है ही, आप देख रहे हैं ये भी 240 है। tan थीटा जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा आप अप्लाई करेंगे, P/B होता है, P कितना है 240 और B कितना है, B कितना है इसका, ये भी 240, जैसा कि आप निकालें ये कितना आ जाएगा 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 कब आता है tan थीटा, जब tan 45 डिग्री होता है। पूरा दुनिया को मालूम है, आपको भी मालूम होगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, कंपेरिजन करने से थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पूछ रहा था कि इसका जब 10 मिनट पहले का बात है कि जब उसका दूरी कितना होगा उस बोर्ड का, उस टावर से, नेविगेशनल टावर जो है उससे दूरी कितना होगा, तो ये है 240√3। लेकिन बोल रहा है कि जब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जब वो 10 मिनट चल जाएगा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाएगा, जाहिर सा बात है। तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, तो हम लोग मान लिए थीटा से ये आंसर आ गया। ये छोटा सा ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें tan थीटा लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है। पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। अगर आपको मजबूत होना है ना, तो पुशअप जो है वो बहुत तेजी से इफेक्टिव, बहुत तेजी से प्रभावशाली वाला एक्सरसाइज है, जो कि आपको स्ट्रेंथ कर देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ बना देता है, मजबूत बना देता है। दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट इंक्लूडिंग एथलीट्स। एथलीट दौड़ कूद ये वो होता है ना जो गेम, वो सारा का सारा गेम में, सारा का सारा स्पोर्ट में ये हेल्पफुल होता है पुशअप। while the push-ups primarily target the muscles of the chest, arms and shoulder। जैसा कि हमें मालूम है कि पुशअप मेन जो टारगेट जो करता है वो मसल्स को, आर्म्स को करता है, चेस्ट को करता है। ठीक है, टारगेट करता है ये, और शोल्डर को करता है। ठीक है, और सपोर्ट करता है अदर मसल्स को भी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, टोनिंग अप द होल बॉडी, सारा बॉडी स्ट्रेंथ हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बातें। अब यहाँ पे आ रहे हैं दूसरा में। अब नीतीश एक बच्चा है, नीतेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। नीतीश एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा पुशअप चैलेंज करता रहता है, वो चाहता है पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप।
वो कितना पुशअप मारता है, अभी 3000 पुशअप मारता है 1 घंटा में, ठीक है। बट ही वांट टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन आवर, लेकिन 1 घंटा में उस चाहता है कि हम 3900 पुशअप मार दें। कितना मार दें? 3900 पुशअप। का आदमी है यार, इतना इतना पुशअप मारेगा। ठीक है। विच ही, जो कि वो प्रैक्टिस करता है रेगुलरली। विथ each day of practice he is able to make 5 more push-up in an hour as compared to the previous day। हर दिन का प्रैक्टिस में वो देखता है कि 5 हर दिन से ज़्यादा वो बढ़ाते जाता है अपना पुशअप, 5 का बढ़ाते जाता है हर दिन। आज जितना मारा 3000, तो कल 3005, इस टाइप से बढ़ाते जाएगा। और इसका टारगेट कितना है? 3900 पुशअप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। If on first day of practice he makes 3000 push-up and continue to practice regularly till his target is achieved। अगर पहला दिन वो 3000 पुशअप मारा और ये प्रैक्टिस को और 5 का बढ़ाते गया, और कब तक बढ़ाया? जब तक कि वो अपना टारगेट को पा नहीं लिया, ठीक है, तब तक के बढ़ाया। कीपिंग द एबव सिचुएशन इन माइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये पूरा कहानी को अपना दिमाग में रखिए, सिचुएशन को, और आंसर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन इसका है जो बोलता है फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप पर डे एंड हिंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है, हमको एपी फॉर्म करना है। एपी पहला दिन वो कितना मारा? एपी में तो होगा ही, जाहिर सा बात है। देखिए हर दिन 5 बढ़ रहा, कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा। फर्स्ट टर्म कितना है? 3000, दूसरा टर्म ये, और आखिरी टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है 3900। तो एपी पहला दिन कितना मारा हो? 3000 पुशअप। उसके बाद अगला दिन कितना मारा? 3005। उसके अगला दिन कितना मारा? 3010 मारा, ठीक है। फिर उसके अगला दिन मारा कितना? 3015, डॉट इस तरह से वो आखिरी दिन उसका टारगेट अचीव्ड हो जाएगा। वो कितना मारेगा? 3900 पुशअप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं यही तो एपी है। एपी पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डे, कितना कम से कम दिन लगेगा। पहला दिन ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ दिन लगेगा उसको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो लास्ट टर्म दिया हुआ है हेयर ए बराबर कितना है? फर्स्ट टर्म 3000, हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ डे, n निकालना है यहाँ पे। ठीक है, 3000। कॉमन डिफरेंस जैसा कि हम देख रहे हैं 5 का है। लास्ट टर्म nth टर्म क्या दिया हुआ है? nth टर्म 3900। बस इसका फार्मूला में an का फार्मूला में हम लोग बैठाएंगे सारा वैल्यू डाटा को, आंसर आ जाएगा a + n-1 इंटू डी। पूरा दुनिया जानता है, आप भी जानिए। nth टर्म कितना है? 3900। a कितना है? फर्स्ट टर्म 3000, n जो कि ज्ञात करना है, d कितना है? 5 है। ठीक है, 3000 इधर आएगा, 3000 इधर आएगा तो 900 बच जाएगा यहाँ पे। n-1 इंटू 5 से ये डिवाइड कर दीजिए इसको। 5 × 5, 5 8 या 40, 180 हो गया। n-1 = 180, तो n -1 उधर जाएगा तो 181। मतलब वो बच्चा नितेश जो था उसको 181 दिन लगेगा 3900 पुशअप का टारगेट को पूरा करने में। ठीक है, 181 दिन। अगला, हाँ, तो इसमें 2 क्वेश्चन था। पहला एपी दिखलाना था, दर्शाना था हमें, और कितना दिन लगेगा वो दर्शाना था। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। जिस दिन उसका गोल अचीव हो जाएगा 3900, तो उस दिन वो टोटल नंबर ऑफ पुशअप कितना मारा हुआ होगा पहला दिन से उस दिन तक के। तो ये चूंकि एपी में है, ये सारा डाटा, ये सारा टर्म जो है एपी में है। एपी का सम हम जानते हैं, सम जैसा कि हम लोग जानते हैं SN = हम लोग जानते हैं n/2 पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म होता है। ठीक है,
आखिरी टर्म दिया हुआ है इसलिए यही फार्मूला को यूज कर रहे हैं हम लोग। कितना कितना है टोटल टर्म? 181 दिन, 181 डिवाइडेड बाय 2। ए कितना है मेरा दोस्त? 3000 रख दीजिए यहाँ पे। 3000 एल कितना है? 3900, 3900 रख दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ दें और इसे कैलकुलेट कर दें। 6900 हो जाएगा। अब जैसा कि देख पा रहे हैं इससे डिवाइड होगा 2 2 3 जा 6, 2 45 जा, ठीक है, 3450 हो जाएगा। इससे इन दोनों को आप गुना करेंगे, नहीं आप इसको गुना करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 624 450। तो नंबर ऑफ पुशअप उसका कितना हो गया मेरे दोस्त? अब देख सकते हैं 6,24,450 मरतबा वो बच्चा पुशअप लगाया हुआ होगा उतना दिन तक के, 181 दिन तक के। ठीक है, तो आंसर यही होगा।